सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन इन्वेंट्री। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे सर बैलेंस शीट पे इन्वेंट्री का हेड आ रहा है, वो हमें वेरीफाई करना था। लास्ट क्लास से ये हमने कंटिन्यू किया था। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा कि ये जो बैलेंस इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया है, जो कि मैंने बताया था 2019 का हम ऑडिट करने जा रहे हैं, उसका 10 मिलियन अमाउंट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब मुझे ये चेक करना है ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। तो ट्रू एंड फेयर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। ऑडिट एविडेंस कैसे हासिल होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर करके। और दोनों को करने की कॉमन बातें होती हैं, वो कौन सी सर, ऑडिट प्रोसीजर जो कि कायरो। हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर हमने ये कर लिया कि यार क्लाइंट जो है ना, उसको उसका प्रोसेस किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि उनको किस तरीके से काउंट करना चाहिए। सारी चीजें हमने कर ली, किस तरीके से उनको अपनी चीजें मेंटेन करनी चाहिए ईयर एंड पे। अब सर होता ये है, मैंने जैसे आपको कहा था कि एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए क्लाइंट के ईयर एंड पे, जैसे कि जून 30 एक कंपनी का ईयर एंड है, या दिसंबर 31 एक कंपनी का ईयर एंड है, या सितंबर 30, जो आप रख लें सर। लेट सपोज अभी हमारा जून 30 है, तो मैंने आपको कहा था एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम कैश इन हैंड को कंपनी के ईयर एंड पे जाके, क्योंकि ये वो चीज है जो कि आप नॉर्मली आप अगर ईयर एंड के बाद ऑडिट स्टार्ट करते हो, जून 30 कंपनी का ईयर एंड है, जून 30 2019, तो हम नॉर्मली ऑडिट स्टार्ट करते हैं सो जुलाई 15 से, जुलाई 10 से, या जुलाई 20 से। तो अगर कंपनी कह रही है कि मेरे हाथ में कैश इन हैंड इतना था, तो मैं कैसे सर वो वेरीफाई कर लूंगा, मैं कैसे मान लूंगा कि यार वाकई इनके हाथ में कैश इन हैंड था। कैशड बैंक तो हो जाएगा सर, वो कैसे हो जाएगा कैशड बैंक, सर वो इस तरीके से हो जाएगा कि अगर मैंने बैंक स्टेटमेंट देख ली तो उसे पता चल जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं सर मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ कैश इन हैंड, तो मैं क्या करता हूँ, फिजिकली जाके, जैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर में बताया था, मैं फिजिकली जाके उसको काउंट कर रहा होता हूँ ईयर एंड पे कि जून 30 पे हमारे पास हाथ में इतना कैश है। उसी तरीके से फिक्स एसेट का भी कहा था मैंने कि जून 30 पे ईयर एंड पे कंपनी के बाद फिजिकली इतना सर एसेट जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था। उसी सर इन्वेंट्री भी इसी तरीके से हो रही होती है कि आप जो स्टोर में आपके कितना माल पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो जाके हम चेक कर रहे होते हैं। जो कि क्लाइंट भी जून 30 पे मैंने आपको जो बताया था वो क्या करता है, प्री प्रिंटेड उनकी शीट्स होती हैं, उन पे नंबर ऑफ गुड्स आ रहे होते हैं, गुड्स की मतलब डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, और वो क्या करते हैं, अपनी टीम असाइन करके उन गुड्स को काउंट करके उनके सामने नाम लिख लेते हैं। अगर कोई गुड मिसिंग होती है, अगर कोई गुड का नाम मिसिंग है शीट के अंदर लेकिन फिजिकल में पड़ी हुई है, तो वो उनको चाहिए कि उसी शीट के अंदर जो प्री प्रिंटेड है उसी शीट के अंदर लिख के उसके सामने लाइकवाइज क्वांटिटी लिख दें, और जो काउंट हो गया उनको टेक कर दें। तो ये होती है चीजें। उसके बाद सर हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, ये सारा ना सिस्टम होना चाहिए। सर अब बात ये है कि जब मैं जून 30 पे ऑडिट करने जाता हूँ, जब मैं जून 30 पे ऑडिट करने जाता हूँ, तो सर हिसाब किताब ये होता है कि तो सर हम क्या करते हैं, अब हमें ना बैलेंस शीट का आइटम है, तो हमें 4 असर्शन वेरीफाई करनी है। सबसे पहली असर्शन एग्जिस्टेंस, मुझे वेरीफाई करना है कि क्या मेरी सर क्या इन क्लाइंट के पास जो इन्वेंट्री है, क्या क्लाइंट के पास जो इन्वेंट्री है, जो वो कह रहे हैं कि यार हमारे पास ना 1000 आइटम से या 2000 आइटम से 3000 स्टॉक है, जितना भी वो बता रहे हैं, क्या वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। क्योंकि इन्होंने मुझे पेपर पे दे दिया सर एक एक की, जैसे नहीं वो एक कार्ड बनता है, इशू इतने हुए सर, लीफो फीफो पे जो एफको पे सर जो कार्ड बन रहा होता है, उस हिसाब से अब वो उन्होंने हमें शीट दे दी यार कि ये हमारे पास ना इतना पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला यार अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार ये एग्जिस्टेंस हम कैसे वेरीफाई करेंगे। जो एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर हम उनसे ना शीट्स ले लेते हैं ईयर एंड पे, हम उनसे शीट्स ले लेते हैं ईयर एंड से पहले। हम उनको बोलते हैं कि यार जैसे जून 30 ईयर एंड है, हम उनको बोलते हैं 28 जून को, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हम उनको बोलते हैं यार हमें ना आप वेरीफाई करवा लो स्टॉक, ईयर एंड से पहले बोलते हैं। क्योंकि हमें वेरीफाई करना होता है कि ईयर एंड पे कितना स्टॉक इनको एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एग्जिस्टेंस चेक करनी होती है। बिल्कुल स्टॉक शीट हम इनसे ले लेते हैं। तो और हम उनसे पूछते हैं कि आप हमें बता दो कि आपका स्टॉक कौन कौन से वेयर हाउस पे पड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, या तो उनका एक ही वेयर हाउस होता है, तो मैं जाके उनके एक ही वेयर हाउस में उनकी सारी इन्वेंट्री चेक कर लेता हूँ, जो वो शीट हमें भेज देते हैं 1 दिन पहले काउंट करके।
कि यार हमारे पास इतना काउंट होके हमने करके दे दिया है आपको, आप जो है ना आके ये हमारी वो ना हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि यार हमारे पास ना या तो 6 वेयर हाउसेज हैं या 10 वेयर हाउसेज हैं या 48 वेयर हाउसेज हैं। याद करो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर ये बातें करके आए हो आप कि अगर एक क्लाइंट के पास, या ऑडिट रिस्क के अंदर ये चीजें करके आए, एक क्लाइंट के पास अगर 48 वेयर हाउसेज हैं, 40 वेयर हाउसेज हैं, या वेयर हाउसेज नंबर ऑफ ज्यादा हैं, तो मैं उन वेयर हाउसेज को फिजिकली इंस्पेक्ट करता हूँ स्टॉक, जहाँ पे सर उन वेयर हाउसेज को विजिट करता हूँ जहाँ पे मटेरियल स्टॉक होता है। मैं सारे वेयर हाउसेज चेक नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पे ऑर्डर रिस्क बढ़ जाता है कि वहां पे स्टॉक एग्जिस्ट करता हो कि नहीं करता हो। याद याद हो कि ये बात हमने ऑर्डर रिस्क के अंदर ये कवर की थी। इसी तरीके से सर मैं क्लाइंट से 1-2 दिन पहले ईयर एंड से मैं उनसे इंस्ट्रक्शन लेता हूँ, यार आप हमें बताओ कि आपके कितने वेयर हाउसेज हैं, तो वो हमें बताता है या तो एक वेयर हाउस होगा या 10 होंगे या 12 होंगे या 15 होंगे, जितने भी वेयर हाउसेज उनके होंगे, स्टोर होंगे जहाँ पे मटेरियल पड़ा होगा, वो हमें बता देंगे। ठीक है, जैसे वो सर मुझे बता देता है, मैं क्या करता हूँ उसमें प्लान करता हूँ कि यार वो ना हमें सारी चीजें बता देता है कि यार मेरा ये माल इस वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, इस वेयर हाउस के अंदर सर, इस वेयर हाउस के अंदर ये इतना माल पड़ा हुआ है, मेरे 3 वेयर हाउस थे तो इसमें इतने आइटम्स पड़े हुए हैं और एक इतने आइटम्स की इतनी कॉस्ट है। वो नंबर ऑफ आइटम्स भी बताता है, इसके अंदर इस वेयर हाउस के अंदर इतने गुड्स पड़े हुए हैं। जो प्री प्रिंटेड शीट बनाता है ना, वो हमें भेज देता है कि यार मेरे इतने गुड्स पड़े हुए हैं और इन गुड्स की इतनी कॉस्ट है। तो मैं नंबर ऑफ मटीरियलिटी के हिसाब से मैं लोग सर वेयर हाउसेस सिलेक्ट करके उन वेयर हाउसेस को विजिट कर रहा होता हूँ। अगर एक ही वेयर हाउस है तो उस पर चला जाता हूँ। अगर सर 10 वेयर हाउस है या सर ज्यादा वेयर हाउसेस है, 50 वेयर हाउसेस है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता सारे विजिट करना, इतना टाइम नहीं होता, तो मैं नंबर ऑफ मटीरियलिटी के हिसाब से या रिस्क के हिसाब से मैं सर 10-12 या 5 या 4 वेरीफाई कर रहा होता हूँ, वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट में। सर क्लाइंट हमें ये भी बता रहा होता है कभी कभी कि यार हमारा कोई माल है जो कि थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है, हमारे वेयर हाउस पे मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने किसी से परचेस कर लिया, मैंने किसी से परचेस कर लिया पर मैंने फिलहाल डिलीवर नहीं करवाया, मैंने पैसे दे दिए, तो सर अब वो माल किसका है? सर माल मेरा है, इन्वेंट्री मेरी है, स्टॉक मेरा है, लेकिन पड़ा हुआ कहाँ पे? सर थर्ड पार्टी की लोकेशन पे पड़ा हुआ है, जो सप्लायर है उसकी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो सर वो भी हमें वो बता देता है ईयर एंड से पहले, यार ये मेरा माल मेरे वेयर हाउस में मौजूद नहीं है मेरा, लेकिन पड़ा वहां पे हुआ है। सर तो इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? सर इसको थर्ड पार्टी जो होगी ना, उसको हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज देंगे, उसको बोल देंगे कि यार ये क्लाइंट कह रहा है कि इसका इतना माल आपके पास पड़ा हुआ है, आप बता दें वाकई पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, और पड़ा हुआ है तो कितना पड़ा हुआ है। तो थर्ड पार्टी हमें रिप्लाई दे देता है, हाँ भाई इनका इतना माल पड़ा हुआ है सर। और अगर हम जो है ना, लेट सपोज हमने प्लान कर लिया कि कंपनी के 50 वेयर हाउसेस थे, हमने ना 10 वेरीफाई करने हैं, ठीक है सर। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब ये हमने प्लान कर लिया 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, और अब हम चले गए ईयर एंड पे, ईयर एंड आ गया, जून 30 आ गई। अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं चला जाऊंगा मैनेजमेंट के पास, अब मैं मैनेजमेंट के पास चला जाऊंगा काउंट करने। जून 30 आ गई, मैनेजमेंट के वेयर हाउस पहुंच गया जो मैंने सिलेक्ट किए थे। मैं चेक करूंगा कि मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी थी कि यार हमारा इतना स्टॉक यहाँ पड़ा होता है, इतना स्टॉक यहाँ पड़ा होता है, हमारे इतने रुपए का मटेरियल यहाँ पड़ा होता है, मैं चेक करूंगा वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं। फिर मैं क्या करूंगा सर? मैं जो उन्होंने शीट मुझे दी थी कि जो उन्होंने खुद से स्टॉक काउंट करके मुझे शीट सेंड की थी, जो कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर प्रोसेस के अंदर पढ़ के आए थे, जो प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में उन्होंने काउंट करके खुद से नंबर लिखे थे। अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं क्या करूंगा? उस शीट को खुद से चेक करूंगा, क्योंकि ये तो शीट उनकी बनाई हुई है ना, तो मैं सैंपल बेस पे करूंगा। हर शीट में से सर 4-5 अपने हिसाब से प्रोफेशनल जजमेंट में मैं क्या करूंगा? मैं शीट में से कोई सिलेक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा ये मुझे बताओ कहाँ पे पड़ा हुआ, वो बताएगा सर ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं बोलूंगा इसको काउंट करो, वो काउंट करेगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, वो काउंट करेगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं देखूंगा उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसको कंपेयर करूंगा कि लिस्ट के अंदर प्री प्रिंटेड पेज में सर प्री प्रिंटेड फॉर्म में कितनी क्वांटिटी मेंशन की हुई है। तो इस तरीके से सर मेरा सैंपल वेरीफाई हो जाता है। अब कंप्लीटनेस चेक करने के लिए क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि सर जो इन्होंने प्री प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लिखी हो, लेकिन मेंशन नहीं हो, लेकिन सर वो फिजिकल में पड़ी हुई है। ये तो एग्जिस्टेंस तो चेक कर ली कि जो शीट के अंदर लिखा हुआ है क्या वो रियल लाइफ में, रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया? शीट से सिलेक्ट किया और सर फिजिकल में चेक किया, हाँ भाई वाकई वो एग्जिस्ट करता है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या
सारा स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड है कि नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इनसे रह गई हो। तो मैं क्या करूंगा सर, तो फिर मैं ये करूंगा कि मुझे अब रिस्क ये है कि कहीं मेरी ये लिस्ट इनकम्प्लीट ना हो, तो कोई चीज रह तो नहीं गई जो कि फिजिकल में मौजूद है। मैं क्या करूंगा सर, कोई भी चीज जो वेयर हाउस में फ्लोर पे पड़ी होगी रियल लाइफ में, जो कि फिजिकल में पड़ी होगी, मैं क्या करूंगा, उस पे हाथ लगाऊंगा। मैं बोलूंगा यार ये जो तुम्हारा स्टॉक है, लेट सपोज मैंने क्या किया सर, मैंने किसी भी चीज पे, मैंने कपड़े पे हाथ लगा दिया, या सर कोई भी ऐसा इनका स्टॉक था, मैंने उस पे हाथ लगा दिया, मैंने बोला अब ये बताओ ये शीट पे कहाँ आ रहा है, तो वो क्या करेगा, मुझे शीट से सिलेक्ट करके बताएगा सर ये शीट में देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना मुझे कंप्लीटनेस की पता चल जाएगा। मैं सर जून 30 पे एक तो मैं चेक करूंगा मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रही है कि नहीं जो उन्होंने बताई थी। मैं शीट का काउंटिंग करूंगा, शीट पे फ्लोर, फ्लोर टू शीट, शीट से सिलेक्ट करूंगा, फ्लोर में चेक करूंगा, फिजिकली सिलेक्ट करूंगा और शीट में चेक करूंगा, तो कंपनी ने एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो गई। मैं क्या करूंगा, मैं ये भी चेक करूंगा कि जो मेरा स्टॉक है उसकी कंडीशन कैसी है, कंडीशन सही है, न्यू है, कहीं डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज हो तो उसको अलग करके रख दो, ऑब्सोलीट स्टॉक को अलग करके रख दो। कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो कि पुराने पड़े होंगे, काफी दिनों से सेल ही नहीं होंगे, तो वो स्लो मूविंग स्टॉक होंगे। मैं इनको एजिंग मांग लूंगा। एजिंग मतलब इसको कितना टाइम हो गया है आते हुए, इसको एनआरवी पे रिकॉर्ड तो नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें मैं करूंगा। कुछ ऐसे वहां पे वेयर हाउस के अंदर स्टॉक पड़े होंगे जो कि सर थर्ड पार्टी के होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था किसी ने परचेज किए होंगे पर इनसे लिए नहीं होंगे, इनको पैसे दे दिए होंगे, इनको बोला होगा आप अपने पास रख दो, जब मैं कहूंगा तब डिलीवर कर देना। तो मतलब ये अब जो स्टॉक है ये अब इनका नहीं है, ये थर्ड पार्टी का है। तो मैं चेक करूंगा वो थर्ड पार्टी वाला स्टॉक सर बीच में मतलब साइड पे पड़ा हुआ हो, अलग से पड़ा हुआ हो, जैसे इनके स्टॉक के साथ वो मिला हुआ ना हो, कहीं वो इनके स्टॉक में डबल काउंट ना हो रहा हो। ये सारी चीजें करूंगा। मैं क्या करूंगा सर, मैं कट ऑफ टेस्ट भी कर लूंगा। कट ऑफ टेस्ट मतलब अब मैं जून 30 पे खड़ा हूं ईयर एंड पे, मैं बोलूंगा ये बताओ सबसे ये बताओ कि कोई भी 5 या 4 या 3 ट्रांजेक्शन मुझे ऐसी दे दो जो कि तुमने परचेस की हो, लास्ट कोई भी 5 ट्रांजेक्शन परचेस की हो तो वो मुझे दे दो। मतलब परचेस की होंगी तो क्या हुआ होगा, तुम्हारे स्टोर में वेयर हाउस में वो एंटर हुई होंगी। जो भी 5 ट्रांजेक्शन तुम्हारे पास सर एंटर हुई है, रिसिप्ट हुई है, वो मुझे दे दो। जो भी 5 तुमने लास्ट 5, वैसे तो पूरा साल तुमने इश्यू और रिसिप्ट की होगी सर इन्वेंट्री, आखिरी आखिरी जो 5 एंटर हुई है ना, उन सब के मुझे वाउचर दे दो, उन सब के मुझे गुड्स रिसीव नोट दे दो, ठीक है ना। और उसके बाद और वो कौन सी है दिखा दो। और उसके बाद सर जो तुमने आखिरी आखिरी सेल की है, जो आखिरी आखिरी तुम्हारे सेल हुई है, मतलब वो स्टोर से क्या हुई होंगी इशू, जो बिल्कुल लास्ट लास्ट में आखिरी वक्त में जो इशू हुई है ना, वो भी मुझे दिखा दो। सर उनका क्या होगा, उनका क्या दिखाएंगे, वो इन्वेंट्री तो पड़ी नहीं होगी सर, गुड रिसीव नोट और एटम्स मुझे पता चल जाएंगे। मैं चेक करूंगा, कट ऑफ का मुझे पता चल जाएगा। वो सर वो क्या करते हैं हम वो बाद में बताऊंगा। सर ये इन्वेंट्री हमने कर ली। सर इन्वेंट्री करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री तो फाइनल हो गई। अब देखिए सर, अब ये होगा कि इन्वेंट्री फाइनल हो गई, अब मैं चेक करूंगा कि यार क्या ये जो स्लो मूविंग स्टॉक है, जो जो काफी दिनों से सेल नहीं हुआ, उसकी एजिंग कर रहे हैं। और एजिंग करके मतलब कितना टाइम पुराना हो गया, क्या हुआ सर, उसको एजिंग करके उनको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रख रहे हैं, प्रोविजनिंग कर रहे हैं उनकी, ठीक है ना। और मैं ये भी चेक करूंगा कहीं ये तो नहीं हो रहा कि इस साल की जो परचेजेस हैं वो उन्होंने अगले साल में दिखा दी हो, अगले साल की जो परचेज है वो इस साल में दिखा दी। ये इन्वेंट्री काउंट करने के बाद मतलब 2-3 दिन के बाद जब ऑडिट स्टार्ट करूंगा, ये तब की चीजें करूंगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद मैं ये करूंगा कि अब देखो ये तो सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे मैं और जो फिर वो इन्वेंट्री की लिस्ट देते हैं ना, जो ओवरऑल लिस्ट देते हैं शुरू शुरू में, जो इंस्ट्रक्शन के साथ देते हैं, मैं क्या करूंगा उन सब का टोटल करूंगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करूंगा, क्योंकि इन्वेंट्री की लिस्ट में क्वांटिटी भी आ रही होगी, अमाउंट भी आ रही होगी। मैं चेक करूंगा क्या ये जो लिस्ट है, क्या इसके अंदर जो टोटल अमाउंट आ रहा है वही अमाउंट मेरी कॉस्ट है, वही अमाउंट मेरा एसेट है, और वही कहाँ पे आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो मैं मैच करूंगा कहीं अमाउंट इसमें कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, ये हिसाब किताब है सर। मैं ये भी चेक करूंगा कि सर कहीं सर अब यहाँ पे वैल्यूएशन, मतलब अब मैं वैल्यूएशन असर्शन वेरीफाई करने जा रहा हूँ सर। यहाँ पे
मतलब वैल्यूएशन असर्जन जो है ना यहाँ पे दो तरीके से आएगी। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट फिनिश गुड परचेस करती हैं और सेल करती हैं। उनकी वैल्यूएशन असर्जन किस तरीके से होगी कि जो फिनिश गुड उनके पास स्टॉक में पड़ा होगा, सर मैं चेक करूंगा कि कहीं वो स्लो मूविंग स्टॉक तो नहीं है, काफी टाइम तो नहीं हो गया उनको सेल करते हुए। दूसरी चीज, सर मैं ये चेक करूंगा कहीं वो डैमेज तो नहीं हो गया फिजिकली इंस्पेक्ट करते वक्त। इसके अलावा क्या मैं एनआरवी के लिए चेक करता हूँ कि सर, क्योंकि मुझे चेक करना होता है ट्रू एंड फेयर व्यू। फेयर मतलब सर स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं, क्या IS2 के हिसाब से लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी फॉलो हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर डैमेज हो गया या स्लो सर मूविंग स्टॉक है, मतलब वो पुराना हो गया, आपको इतने में नहीं खरीदेगा, तो सर उनको ना एनआरवी पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वैल्यूएशन असर्शन में वेरीफाई करने की बात कर रहा हूँ, फिनिश गुड्स जिस कंपनी के पास होते हैं। तो सर अब सीन ये है कि मैं वहां पे क्या करूंगा कि दो तरीके का फिनिश गुड वैल्यूएशन असर्शन फुलफिल हो रही होती है। कंपनीज कुछ रॉ मटेरियल अपना बना रही होती हैं जो प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह होता है। सर दूसरा क्या होता है, कुछ कंपनी डायरेक्ट फिनिश गुड पे जा रही होती है। तो दोनों पे ना हमें वैल्यूएशन असर्शन वेरीफाई करनी होती है, दोनों पे अप्लाई हो रही होती है IS2। सर एनआरवी, एक तो ये चीज हो गई, मैं डैमेज स्टॉक चेक करूंगा, अगर डैमेज होगा तो कॉस्ट से कम रिकॉर्ड करना चाहिए, स्क्रैप सेल में चला जाएगा वो। दूसरी चीज ऑब्सोलीट स्टॉक भी वही हो जाता है सर। उसके अलावा मैं क्या चेक करूंगा, कहीं सर वो स्लो मूविंग स्टॉक तो नहीं है, तो एजिंग के हिसाब से प्रोविजनिंग करवा लूंगा। एजिंग क्या होती है सर, इस पर्टिकुलर गुड को कितना टाइम हो गया परचेज किए हुए और सेल नहीं हुआ, है सेल हो गया तो बात खत्म हो गई ना, ठीक है ना, फिर तो जरूरत ही नहीं। उसके बाद क्या चेक करता हूं मैं सर, ये चेक करता हूं, ये कब काम कर रहा होता हूँ, ईयर एंड पे नहीं करता मैं काम। ईयर एंड पे तो सिर्फ कंडीशन देख के आ जाता हूँ। ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद जब ऑडिट करने जाता हूँ, मतलब 15 जुलाई, 20 जुलाई, या सर 25 जुलाई या 1 अगस्त, इन दिनों में मैं ये काम कर रहा होता हूँ। मैं चेक करूंगा कि ये एक जो पर्टिकुलर गुड्स हैं, ये सब्सिक्वेंटली इन्होंने जरूर सेल किए होंगे। जो ईयर एंड पे गुड्स मौजूद थे, जून 30 में मौजूद थे, जरूर ये 1 जुलाई को सेल हुए होंगे, 2 जुलाई को सेल हुए होंगे, 10 जुलाई को हुए होंगे, 15 जुलाई को सेल हुए होंगे। तो कस्टमर को कितने रुपए में सेल किए गए, जितने रुपए में नॉर्मली सेल करते हैं उतने रुपए में किए गए, या कस्टमर को कम रुपए में सेल किए गए। क्योंकि कस्टमर को अगर 15 जुलाई को, 10 जुलाई को, 5 जुलाई को सेल किए जाएगी, तो वो कौन से गुड्स होंगे सर, वो वही गुड्स होंगे जो कि 30 जून को हमारे पास स्टॉक, सर स्टॉक में पड़े हुए हैं, इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। अगर वो नॉर्मली पैसों पे सेल हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली, मतलब जून 30 के बाद सेल हो रहे हैं और वो कम पैसों पे हो रहे हैं, या कस्टमर उनको, मैंने नोट किया कि कस्टमर उनको गुड्स रिटर्न कर देता है कि यार आपके गुड्स ना यूज के काबिल नहीं है, आपके गुड्स बेकार हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो मैं समझ जाऊंगा, मैं सब्सिक्वेंट सेल चेक कर लूंगा। तो यार ये जो गुड्स है ना, जो जून 30 पे पड़े हुए हैं, ये एनआरवी पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। तीन बातें एनआरवी के लिए चेक करूंगा, या तो फिजिकल इंस्पेक्ट करते वक्त कि कहीं ये ऑब्सोलीट डैमेज तो नहीं, या स्लो मूविंग तो नहीं, स्लो मूविंग पुराने हो चुके हैं तो प्रोविजनिंग होनी चाहिए, एनआरवी पे रिकॉर्ड होने। तीसरी चीज, सब्सिक्वेंट सेल कितने रुपए पे हो रहे हैं, उस हिसाब से मैं सर इनको चेक करूंगा। तो ठीक है। उसके बाद सर मैं मैनेजमेंट से हमेशा पूछ रहा होता हूँ कि यार आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है इन्वेंट्री की। सर ये बातें तो हो गई। सर अब बात ये है कि कुछ कंपनी के गुड्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपनी के गुड्स ऐसे होते हैं जो गुड्स सर कंपनी ना खुद से गुड्स बना रही होती है। जैसे रॉ मटेरियल उनके पास होता है सर, उनके पास प्रोसेस चल रहा होता है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, इसकी भी वैल्यूएशन करनी होती है। यहाँ पे IS2 तो अप्लाई नहीं होता, वैल्यूएशन असर्शन अप्लाई होती है। मतलब यहाँ पे एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, IS2 तो अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन असर्शन अप्लाई की होती है। क्योंकि यार आपने ना वैल्यू करना है कि कितना % काम कंप्लीट हो चुका है। लेट सपोज सर हम 3 डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, एक डिपार्टमेंट में से गुड्स प्रोसेस होते हैं रॉ मटेरियल, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिर वो तीसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तीसरे डिपार्टमेंट से पैक होके फिनिश गुड तैयार हो जाता है। अब बात यह है कि सर पहले डिपार्टमेंट में कितना % कंप्लीट हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट में कितना % कंप्लीट हुआ, तीसरे डिपार्टमेंट में कितना % कंप्लीट हुआ। तो सर अब बात यह कि जितनी कॉस्ट लग जाती है, जितना % कम काम हो जाता है, उसको टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, उतना इन्वेंट्री में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये जो सर परसेंटेज है ना कंप्लीशन की, ये कौन डिटरमाइन करता है सर, ये एक्सपर्ट डिटरमाइन करता है। तो ये सर इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ सर, मैं चेक करता हूँ कि नॉर्मली मटेरियल कितना लगना चाहिए, मैं चेक करता हूँ बाकी उतना लगा के नहीं लगा। मैं चेक करता हूँ कि सर
मैं यार पेरोल ये क्लाइंट से पूछता हूँ कि यार कितना मटेरियल लगना चाहिए, मैं चेक करूंगा कि यार अब देखो ना, मटेरियल तो लगता है, साथ साथ में और कौन काम करता है सर, आपका ना लेबर काम करता है। तो सर लेबर का आप किस तरीके से वेरीफाई करोगे, आपने तो पूरा टाइम नहीं देखा होगा बेटा, लेबर का हम इस तरीके से वेरीफाई करेंगे, लेबर ने काम किया होगा तो उसने, आप या तो उसको आवरली पेमेंट कर रहे होगे या तो डे के हिसाब से पेमेंट कर रहे होगे। तो आवरली पेमेंट करो या डे के हिसाब से पेमेंट करो, उसने अपनी अटेंडेंस लगाई होगी, टाइम शीट, मतलब उसने अपना टाइम शीट में टाइम बताया होगा कि मैंने इतने घंटे काम किए, ये हिसाब किताब। दूसरी चीज सर, ओवरहेड्स लग रहे होते हैं, मतलब फैक्ट्री की बिजली, सर सर मशीन यूज हो रही है तो उसका डीजल, सर ऑयल चेंज हो गया, सर गार्ड खड़ा हुआ है फैक्ट्री के बाहर, वो सारी चीजें भी हम चेक कर रहे होते हैं, उस हिसाब से हम इसकी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं सर। उसके बाद सर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वही चीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए, कहीं थर्ड पार्टी का सर माल जो था वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, हमारे वेयर हाउस पे, मैं चेक करूंगा कहीं ऐसा तो नहीं है वो थर्ड पार्टी वाला जो माल जो उन्होंने परचेस कर लिया है लेकिन अभी तक उन्होंने डिलीवर करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने बोला है अपने पास रखो, जब हमारा दिल करेगा तब हम तुमसे मंगवा लेंगे, कहीं वो हमारी शीट में तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो माल अब मेरा नहीं रहा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब कि यार जो इन्वेंट्री शीट में माल आ रहा है क्या वाकई में उसका हकदार हूं कि नहीं हूं, सर ये हिसाब किताब है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए क्या चेक करूंगा, क्या IS2 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दिया गया है कि नहीं दिया गया, ठीक है। तो सर ये है आपका इन्वेंट्री का सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां से लेके यहां तक रीड करें, उसके बाद सर ये वैल्यूएशन असर्शन के लिए आप यहां से लेके यहां तक रीड करें। ये पूरा सर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, सर यहाँ तक आपने ना रीड करना है, या पूरे टेबल तक रीड करें फिर मुझे बताएं सर, तो फिर आगे बढ़े हम, ठीक है, रीड करके जल्दी बताएंगे तो हम आगे बढ़े। सर अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हमारा क्लाइंट है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एसेट साइड पे आ रहे हैं प्री पेमेंट्स, एसेट साइड पे आ रहा है बैलेंस शीट पे प्री पेमेंट। लेट सपोज प्री पेमेंट का अमाउंट आ रहा है सर 3 मिलियन। मैं बोलूंगा क्लाइंट को मुझे इनकी डिटेल्स दे कि तेरे 3 मिलियन 2019 के तुम्हारे 3 मिलियन का एसेट आ रहे हैं प्री पेमेंट, मुझे बताओ कि 3 मिलियन के अंदर तुमने कौन कौन सी चीज के अगेंस्ट आपने प्री पेमेंट्स की हैं, तो वो मुझे बताएगा सर, वो मुझे शेड्यूल देगा, वो मुझे शेड्यूल के अंदर क्या होगा वो मुझे बताएगा, हमने यार टेलीफोन का बिल प्री पे किया हुआ है, हमने कितने अमाउंट का किया वो बता देगा सर, वो मुझे बताएगा हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्री पे किया हुआ है, वो मुझे बताएगा रेंट का बिल हमने प्री पे किया हुआ है, उन सब की अमाउंट दे रहा होगा सर, वो मुझे बताएगा कि यार हमने ना सब्सक्रिप्शन की है, या इंश्योरेंस हमने ली हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस हमने एम्प्लॉयज की, तो उसकी हमने प्री पेमेंट की हुई है, वो सारी हमें अमाउंट मुझे दे देगा, मैं इन सबका टोटल करूंगा तो वो किससे मैच हो रहा होगा, 3 मिलियन से। मैं क्या करूंगा, बोलूंगा एसेट साइड पे प्री पेमेंट पे जो 3 मिलियन आ रहे हैं, इन अगर आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा इनका मुझे शेड्यूल दे दो या ब्रेकअप दे दो कि 3 मिलियन के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, या तो शेड्यूल दे दो या ब्रेकअप दे दो, तो मुझे क्या करेगा, मुझे बता देगा कि 3 मिलियन के अंदर क्या क्या आ रहे हैं। लेट सपोज सर क्या आ रहा होगा, रेंट इन्होंने कोई एडवांस में पे कर लिया होगा जो कि मंथली एक्सपायर हो रहा होगा, ठीक है ना, या तो सर इन्होंने जो कि आप पढ़ के आए हैं सर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग FR1 FR2 के अंदर, जिसके अंदर हम प्री पेमेंट्स की ट्रीटमेंट पढ़ रहे होते हैं वही चीज सर, या तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल एडवांस में दे दिया होगा, या तो टेलीफोन का बिल एडवांस में दे दिया होगा, या सर सब्सक्रिप्शन का या इंश्योरेंस इन्होंने एडवांस में दे दी होगी, इंश्योरेंस कंपनी को जो हेल्थ इंश्योरेंस हो रही होती है उसकी प्री पेमेंट दे दी होगी। सर अब जून 30 पे आ रहा होगा ईयर एंड में कि इतनी प्री पेमेंट्स हमारी पड़ी हुई है, मैं क्या करूंगा, आप देखो मैं क्या करूंगा, जो कि उसने शेड्यूल मुझे दिया, ब्रेकअप दिया, उसका टोटल करूंगा, मैच करूंगा कि यार वो वही अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं इसने ब्रेकअप इन्होंने मुझे गलत तो नहीं दे दिया ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट कितने प्री पेमेंट्स हैं, कितना अमाउंट प्री पेमेंट है। फिर क्या करूंगा, आप देखो मैं चेक करूंगा कि यार ये हर साल प्री पेमेंट इन्हीं चीजों की करते हैं या इस साल कोई नई चीज की प्री पेमेंट की है। सर ये आपको कैसा पता चलेगा, सर कंपेरेटिव ईयर आ रहे होंगे ना, 2019 का ऑडिट कर रहा हूं तो 2018 का चेक कर लूंगा कि उसके अंदर भी ये हर साल इन्हीं चीजों की, इलेक्ट्रिसिटी की, टेलीफोन की, हेल्थ इंश्योरेंस की,
और सब्सक्रिप्शन की इन्हीं चीजों ही करते हैं ना, तो ठीक है। अगर कोई नई चीज की कर रहे हैं तो पूछ लूंगा भाई ये नई चीज कहाँ से आ गई, इन्वेस्टिगेट करूंगा, इसकी मुझे नेचर बताओ, ये क्यों कर रहे हो तुम, ठीक है ना सर। उसके अलावा तीसरी चीज क्या करूंगा, अब ये बोल रहे हैं प्री पेमेंट है, प्री पेमेंट है तो कैसे बनी होगी प्री पेमेंट, जरूर आपको बिल आया होगा, आपने पेमेंट की होगी, पेमेंट की होगी तो पेमेंट वाउचर बना होगा, पेमेंट की होगी तो आपने चेक फॉर्म में की होगी, और बदले में वही अमाउंट कहाँ पे ट्रेस हो रही होगी सर, बैंक स्टेटमेंट में। मैं बोलूंगा इनवॉइस दिखाओ, मैं बोलूंगा बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, वो बैंक स्टेटमेंट दिखाएगा, बैंक स्टेटमेंट से चेक कर लूंगा वाकई उतनी अमाउंट हुई है कि नहीं, और फिर कैलकुलेट कर लूंगा कि भाई देखो लेट सपोज रेंट इन्होंने सर मार्च में पे किया था, कितने महीनों का सर, 10 महीनों का, 10 महीनों का इन्होंने पे किया था मार्च में रेंट। अब सर एक्सपायर, ये मैंने, मुझे कैसे पता लगा सर, मैंने बैंक स्टेटमेंट से चेक कर लिया और पर मंथ रेंट मैंने चेक कर लिया। अब मैं सर चेक करूंगा सर, अप्रैल का एक्सपायर हो गया, मई का एक्सपायर हो गया, जून का एक्सपायर हो गया, 3 महीने का एक्सपायर हो गया, बाकी कितने का पड़ा होना चाहिए जून पे सर, 7 महीनों का पड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई 7 महीनों का पड़ा हुआ, मैं ये चेक करूंगा क्या सब्सिक्वेंटली भी ये एक्सपायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर वो कैसे पता चलेगा, मैं सर जुलाई में बैठ के ऑडिट कर रहा हूँ ना जून का, तो मैं चेक करूंगा कि जुलाई में इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री की है क्या, कैसे होती होगी एडजस्टमेंट एंट्री, रेंट एक्सपेंस डेबिट सर, आपका अल्लाह आपका भला करे प्री पेमेंट क्रेडिट, इसी तरीके से होती है ना, तो मैं चेक करूंगा क्या सब्सिक्वेंटली भी प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट हो रही है कि नहीं हो रही सर, इसी तरीके से मैं जो है ना ये प्री पेमेंट वेरीफाई कर लूंगा। तो सर ये अब आसान आसान से सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं, सिर्फ रीड करने वाली बात है, क्योंकि अब आप लोग ना इनको समझ चुके हैं, इनको जल्दी रीड कर ले तो बता दें आगे बढ़े। सर अक्रूवल्स के लिए हम क्या करेंगे, अक्रूवल भी उसी तरीके से चल रहा होता है प्री पेमेंट की तरीके से, प्री पेमेंट आपका एसेट होता है, अक्रूवल आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो सर अब अक्रूवल में ये हिसाब किताब होता है कि आपने कोई सर्विस ले ली, जैसे आपके ना आपके किसी एम्प्लॉय ने आपको लास्ट मंथ में, जून के मंथ में आपने उसने आपको परफॉर्म करके दे दिया, उसने अपनी जॉब परफॉर्म कर ली, अब आपने उसको सैलरी देनी है, सैलरी देनी है तो मतलब एंट्री क्या पड़ेगी, आपने लेकिन दी नहीं है, ईयर एंड तक आपने सैलरी दी नहीं है, तो एंट्री क्या पड़ेगी सर, एंट्री पड़ेगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट सर, अक्रूवल क्रेडिट, क्योंकि आपके ऊपर ये लाइबिलिटी हो गई। लेट सपोज आपने सर, अब सर मैं या किसी और या और कोई बात हो गई सर, यूटिलिटी बिल, बिजली का बिल, नॉर्मली सर बिजली का बिल जून का होता है, पे कब होता है सर, जुलाई के महीने में, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट सर, अक्रूवल क्रेडिट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जितने भी अक्रूवल से इस तरीके के होंगे ना उनका ब्रेकअप ले लूंगा, ये शेड्यूल ले लूंगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी ऐसी लाइबिलिटी आ रही होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस अक्रूवल से शेड्यूल को कंपेयर करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा सर, सैलरी को कैसे वेरीफाई करेंगे आप, सैलरी को इस तरीके से वेरीफाई करूंगा कि मैं जो है ना उसकी टाइम शीट, मतलब अटेंडेंस जो होगी वो रोज की मैं वेरीफाई कर लूंगा कि वाकई इतना एक्सपेंस हुआ था कि नहीं हुआ। तीसरी चीज मैं क्या करूंगा सर, उन अक्रूवल्स को नॉर्मली लास्ट ईयर से कंपेयर करूंगा, कोई नई चीज तो नहीं आ गई, वही होता है जो नॉर्मली हर साल हो रहा है अक्रूवल। सर उसके अलावा मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि यार ये अक्रूवल सब्सिक्वेंटली पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मतलब ईयर एंड के बाद, मतलब 10 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, क्योंकि मेरा ईयर एंड तो जून 30 है और आज की तारीख है 20 जुलाई, तो 20 जुलाई तक क्या ये जो अक्रूवल खड़े थे, जो लाइबिलिटी थी, जरूर ये सेटल हो रही होगी, तो इनकी एंट्री क्या बन रही होगी सर, अक्रूवल डेबिट बैंक क्रेडिट, तो किस फॉर्म में हो रही होगी, बैंक फॉर्म में, तो बैंक स्टेटमेंट में ही आ रही होगी चीजें, तो सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से इनको चेक करके अक्रूवल को वेरीफाई करके खत्म कर दूंगा। सर जल्दी से अक्रूवल को भी पढ़ लें तो फिर हम आगे बढ़े प्रोविजनिंग की तरफ।
सर मैं ये कह रहा था कि प्रोविजनिंग के लिए क्या करेंगे कि जब भी कंपनी की प्रोविजनिंग हमें ना वेरीफाई करनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायल बैलेंस में प्रोविजनिंग आ रही होगी तो मैं चेक बोलूंगा कि यार आपने किस किस चीज के अगेंस्ट प्रोविजनिंग की है हमें बता दें। तो मैं वो बता देंगे, या तो इन्होंने दो चीजों के अगेंस्ट प्रोविजनिंग की होगी, या चार चीजों के अगेंस्ट, या छह चीजों के अगेंस्ट प्रोविजनिंग की होगी। तो वो हमें बता देंगे। मैं ना उन प्रोविजनिंग की पूछ लूंगा कि यार ये आपने किस किस चीज के अगेंस्ट प्रोविजनिंग की है। प्रोविजनिंग प्योर बेस करता है जजमेंट पे, ठीक है ना, मैनेजमेंट की जजमेंट पे। सर प्रोविजनिंग होती क्या क्या है, प्रोविजन किस किस चीज के अगेंस्ट होती है। प्रोविजन होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जैसे कि सर डाउटफुल एक डेटर को आपने सेल की, उसने आपको पैसे नहीं दिए, लेट सपोज कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है ना, कि यार 0 से लेके 30 डेज, ये एजिंग बता रहा हूँ, 0 से लेके 30 डेज एक डेटर को हो चुके हैं तो हम उस पे कोई प्रोविजनिंग नहीं करेंगे। 0 से लेके 30 दिन हो चुके हैं, हमने उसको सेल की थी, अभी तक पैसे नहीं दिए उसने, तो सर अभी तक हमें कोई शक नहीं है वो हमें पैसे दे देगा। नॉर्मली कंपनी एक इस तरीके से पॉलिसी बना रही होती है कि जितना डेटर पुराना होता जाएगा उस हिसाब से हम उस पर प्रोविजनिंग करेंगे। जिस डेटर को 30 से लेके 60 दिन हो गए या 90 दिन हो गए, सर उस पे हम 25, मतलब 30 से लेके, अगर 0 से लेके 30 डेज हुए तो कोई प्रोविजनिंग नहीं करेंगे। अगर एक डेटर को हमने सेल की थी और उससे 30 दिन से लेके 90 दिन तक हो चुके हैं, मतलब 30 दिन से लेके 90 दिन तक हो चुके हैं और उसने हमें पैसे नहीं दिए, तो 25% प्रोविजनिंग करेंगे। प्रोविजनिंग मतलब सर बेड डेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। अगर एक डेटर को हमने सेल की थी और 90 दिन से ज्यादा दिन हो चुके हैं पर 180 से कम है, ठीक है ना, तो सर उस पे, और उसने पैसे नहीं दिए हो तो उस पे हम 50% प्रोविजनिंग करेंगे। एक डेटर को सर 180 दिन से लेके 360 दिन तक डेज हो चुके हैं और उसने हमें पैसे नहीं दिए, ठीक है ना, हमने सेल की थी और उसने पैसे नहीं दिए, उसको 180 दिन से ज्यादा पर 360 दिन से कम हुए तो उस पे हम 75% प्रोविजनिंग करेंगे। अगर एक डेटर को 360 दिन से ज्यादा डेज हो चुके हैं और उसने पैसे नहीं दिए हमें, तो उसको 100% हम राइट ऑफ कर देंगे। सर ये क्या होती है प्रोविजनिंग, सर प्रोविजनिंग हम तब तक मेंटेन करते हैं जब तक मुझे 100% कंफर्म नहीं हो जाता कि ये लाइबिलिटी मुझे इनकर करनी है कि नहीं करनी, ठीक है ना, ये चीज मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे कि एक डेटर है, सर वो क्या है, आपको लगता है कि यार एक डेटर को आपने एक कस्टमर को 10,000 की सेल की, जब तक आपको 100% पक्का है ये पैसे देगा तो आप प्रोविजनिंग नहीं करेंगे। जब आपको पता, ये शक होना जरूरी, शक होना स्टार्ट हो जाएगा, यार ये इसके हालात सही नहीं है, ये डेटर जिसको मैंने सेल की थी इसके साथ मेरे ट्रम्प सही नहीं चल रहे, इसके हालात सही नहीं है, ये बैंकरप्ट होने वाला है, इस पे कैसे चल रहे हैं, इसको कैश फ्लो के प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसका बिजनेस सही नहीं चल रहा, आपको शक होने लगे, आप तब से प्रोविजनिंग रिकॉर्ड, सर रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो कि अब मुझे पैसे नहीं मिलने वाले। लेट सपोज आपकी कंपनी पे केस होने वाला है, तो सर आपकी कंपनी पे केस हुआ है, आप अपने लॉयर से पूछते हो कि यार मैं लॉयर लॉयर मुझे ये बता कि मुझे कितने पैसे भरने पड़ जाएंगे, कितनी पेनल्टी लगेगी एस्टिमेटेड, क्योंकि अभी तक पता नहीं है ना, जब पेनल्टी लग जाएगी तब तो लाइबिलिटी हो जाएगी। जब तक पेनल्टी नहीं लग रही लेकिन एस्टिमेटेड है, एक्सपर्ट ओपिनियन है लॉयर का, या टैक्स का केस चल रहा है सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ या एफबीआर के साथ, या सर अल्लाह आपका भला करे, या सर आपका कोई लीगल केस चल रहा है सिविल कोर्ट के अंदर, तो सर इन केसेस में लॉयर से पूछता हूँ मैं कितने की पेनल्टी लगेगी, तो वो मुझे बता रहा होता है, उस हिसाब से मैं प्रोविजनिंग रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ IS 1037 के हिसाब से, IS 37 के हिसाब से मैं सर रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ प्रोविजन। और क्या होते हैं सर, सर ये हो गया कि भाई आपने कोई प्रोडक्ट ली थी, ठीक है ना, सर उस पे कोई वारंटी थी, अब सर वारंटी, आप वो प्रोडक्ट डैमेज हो गया, अब आपको रिकवरी होगी लेकिन रिकवरी का कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, कितना परसेंट होगी क्या होगी, तो सर आपने उसके खिलाफ प्रोविजनिंग रिकॉर्ड की, ठीक है ना। सर उसके अलावा आपके वेयर हाउस डैमेज हो गया, फ्लड आ गई, आग लग गई, तो आपने इंश्योरेंस करवाई थी, तो अब आपको शक है कि इंश्योरेंस के पैसे पूरे नहीं मिलेंगे, तो उसके अगेन आपने प्रोविजनिंग रिकॉर्ड कर ली। तो ये सारी चीजें होती है कि इसके हिसाब से ना प्रोविजनिंग करनी होती है। प्रोविजनिंग मतलब शक, जब तक पक्का ना हो जाए। तो मुझे ये डर होता है कि कहीं क्लाइंट ने कम प्रोविजनिंग तो नहीं की, क्योंकि प्रोविजनिंग क्या करती है, एसेट साइड को कम करती है, ठीक है ना, डेटर को कम कर रही है, लाइबिलिटी को बढ़ा रही है। तो क्लाइंट क्या करता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए, एसेट साइड को बड़ा करने के लिए प्रोविजनिंग सही तरीके से नहीं करता। मैं चेक करता हूं कि जो लास्ट ईयर, जो हर साल जिन चीजों में प्रोविजनिंग होती आ रही है वही इस साल हो रही है कि नहीं हो रही,
ठीक है, जैसे कि डेटर्स का मैंने आपको बताया, कंपनी की पॉलिसी है 30 से लेकर 90 डेज तक वो 25% प्रोविजनिंग करते हैं। जो इनवॉइस, जो डेटर 30 दिन से लेके 90 दिन तक जिसने पैसे नहीं दिए उसके अमाउंट में 25% प्रोविजनिंग करती है। जिसने 90 से लेके 180 दिन तक पैसे नहीं दिए हैं उस पे 50% प्रोविजनिंग कर दी। ये पुरानी पॉलिसी चल रही है। मैं बोलूंगा कि इस साल भी यही पॉलिसी होनी चाहिए, कहीं इन्होंने चेंज तो नहीं कर दी। या मैं क्या करूंगा सर, कभी हो सकता है इन्होंने वकील इन पे कोई केस हो गया हो, आपको ये नहीं बता रहे हो उन पे कोई केस हो गया हो, तो आप वकील को क्या करते हैं सर, कौन सी कंफर्मेशन आज 505 में टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन में आ रहा था लॉयर कंफर्मेशन, आप लॉयर को लीगल कंफर्मेशन सेंड करते हैं, आप टैक्स के वकील को टैक्स की कंफर्मेशन सेंड करते हैं। कंपनीज एक्ट के हिसाब से हर कंपनी के पास एक टैक्स का एक लीगल का वकील होना चाहिए। टैक्स का कहाँ से डील करेगा, एफबीआर के केसेस में सर। जो लीगल का होगा वो नॉर्मली सिविल कोर्ट के केसेस में डील करेगा। हम क्या करते हैं सर, उनको कंफर्मेशन भेजते हैं, भाई कंपनी पे कोई केस चल रहा है तो बता दे, अगर नहीं चल रहा तो ठीक है, अगर चल रहा है तो बता दे कौन सा केस चल रहा है उसकी डिटेल बताओ और इनको कितनी पेनल्टी लगेगी ये हमें बता दो, तो वो हमें बता देते हैं, उस हिसाब से हम प्रोविजनिंग करवा लेते हैं। हो सकता है कंपनी ने प्रोविजनिंग नहीं की हो, तो ये हिसाब किताब होता है सर। और मैं प्रोविजनिंग की जजमेंट चेक करता हूँ सही से सही तरीके से यूज हुई है कि नहीं हुई, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम चेक कर रहे होते हैं सर। अब आप इसको रीड कर लें, उसके बाद बता दें तो हम आगे बढ़े सर। अभी हम पढ़ेंगे, अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है एसेट, फिर आता है लाइबिलिटी कैपिटल, फिर उसके बाद आता है लाइबिलिटी और सबसे आखिर में आता है कंटीजेंसीज एंड कमिटमेंट। कंटीजेंसीज क्या होती है सर, कंटीजेंसी जो होती है कि कंपनी पे कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, कंपनी पे कोई केस तो नहीं चल रहा। अगर कोई कंपनी पे केस चल रहा है तो कंपनी ने वो क्या करना है सर, वो डिस्क्लोज करना है। कंपनी ने वो क्या करना है सर, कंपनी ने वो डिस्क्लोज। तो सर अब कंपनी पे अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो कंपनी को कंटीजेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटीजेंसी का नोट आ रहा होता है सर। लाइबिलिटी साइड के नीचे बिल्कुल आखिर में जब बैलेंस शीट बैलेंस हो जाती है ना, तो उसके ऊपर बैलेंस शीट के बैलेंस होने के ऊपर थोड़ा सा लिखा होता है कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट। कंटीजेंसी में इसका मतलब होता है अगर कोई कंपनी पे केस चल रहा है तो वो आप इस नोट नंबर में बता दो कि अगर कोई चल रहा है तो बता दो, नोट नंबर आ रहा होता है कि कोई केस चल रहा है तो कौन सा केस चल रहा है उसकी डिटेल हमें बता दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दो। एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड से केस चल रहा है, एफबीआर से केस चल रहा है, उसकी पूरी कहानी बता दो। सुई गैस के साथ केस चल रहा है, सिविल का कोई केस चल रहा है, जो भी केस चल रहा है वो पूरा बता दो सर। अगर लेट सपोज कंपनी में कोई केस चल रहा है और कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया हो तो एज अ ऑडिटर मैं क्या करूंगा, या अगर कोई केस चल रहा है उन्होंने कोई झूठ लिख दिया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर में, तो सर अब मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा उसको चेक करने के लिए जब भी कंपनी पे केस चल रहा होता है तो केस लड़ने के लिए कंपनी ने किसको हायर किया होगा सर, लेट सपोज टैक्स टैक्स वाले को हायर किया होगा। लेट सपोज टैक्स वाले को हायर किया होगा तो टैक्स का वकील होगा, टैक्स कंफर्मेशन भेजी होगी, मैं टैक्स कंफर्मेशन भेजूंगा, मैं उससे वकील से पूछूंगा भाई बता अगर कोई केस चल रहा है, तो वो बता देता है मुझे। मैं क्या करूंगा कि सर लीगल लीगल लॉयर को कंफर्मेशन भेज देता हूँ, वो मुझे बता देता है अगर कोई केस चल रहा है, तो उससे मैं मैच कर लेता हूँ उन्होंने सही हमें बताया है, कंपनी ने नहीं बताया, क्योंकि लीगल लॉयर जो बताएगा उनका जवाब और कंपनी का जवाब सेम होना चाहिए। जो लॉयर बताता है उसी के साथ कंटीजेंसी होनी चाहिए। तीसरी चीज मैं कहाँ बताऊंगा, लेट सपोज इन्होंने मुझे वकील का नाम ही नहीं बताया हो कि नहीं वकील का नाम बताएंगे कि हमने इस वकील को हायर किया है, तो उनको कंफर्मेशन भेज देंगे सर। तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में हमेशा ये बातें डिस्कस हो रही होती हैं, तो मैं क्या करूंगा बोर्ड मिनट्स जितनी भी कंपनी की साल के अंदर मीटिंग हुई है 3 4 5 6 7, उन सब मीटिंग्स का मैं क्या कर लूंगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग ले लूंगा। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, मेंबर की मीटिंग के मिनट्स में उसके अंदर पढ़ लूंगा। कोई कंपनी के ऊपर केस तो नहीं चल रहा तो मुझे उस पहले पता चल जाएगा और मैं बोलूंगा कि भाई ये जो चीजें है ना ये आपके ऊपर केस चला। और सर कभी कभी क्या होता है, लेट सपोज अभी पाकिस्तान के अंदर ये चीज हुई थी कि जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, सुई गैस वालों ने क्या किया था सर, यहाँ पे ना मतलब गैस की ना एक डेवलपमेंट करवाई थी, डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया था। तो उन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा जो किया था, तो उन्होंने बोला कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती है ना ये हमारा ना सबसे ज्यादा गैस यूज कर रही होती है,
क्योंकि इनके पास फैक्ट्री में एम्प्लॉय रहते हैं तो वो खाना खाते हैं 24 घंटे, वो काफी बड़े अमाउंट में एम्प्लॉयज होते हैं, 3 टाइम की शिफ्ट चल रही होती है इनकी मशीन या जनरेटर वगैरह सर गैस पे चल रहे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि हमारा जो गैस का जो खर्चा है ना, हम सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के गैस के बिल में डाल के हम इनको दे देंगे और इनसे पैसे रिकवर कर लेंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने अब सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं, लकी टेक्सटाइल आ रही है सर, दूसरी कंपनीज आ रही हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सारी कंपनीज है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ रही है। अब पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे उन्होंने सबके साथ ये कर दिया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने फिर क्या किया था, जितनी भी कंपनी थी, यार ये तो हमारे खिलाफ नाइंसाफी हो गई, इन्होंने इतने पैसे हमारे बिजली के बिल में डाल दिए, हम क्यों इतने पैसे थे। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट के अंदर केस कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी थी केस कर दिया। अब ये केस चल रहा है, तो ये कहाँ पे डिस्क्लोज होना चाहिए सर, ये डिस्क्लोज होना चाहिए कंटीजेंसी के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, इंडस्ट्री के हिसाब से भी कंपेयर कर रहा होता हूँ कि जो पूरी कंपनी पूरी इंडस्ट्री पे केस चल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास ये केस नहीं चल रहा हो। तो ये भी मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो सर इसको जल्दी से रीड कर लें तो फिर आगे बढ़े हम। चले सर, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग का क्या मकसद होता है सर, ये लाइबिलिटी साइड पे चीज आती है कि कंपनी ने बहुत सारों से ना लोन लिए हुए होंगे। तो अब सबसे ना सस्टेनेबल प्रोसीजर अब आपके लिए आसान हो जाने चाहिए, क्योंकि सबके अंदर वही रिपीटेशन आ रही है, और जो प्रोसेस है मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। कि अकाउंटिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, ये सारी चीजें आ रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए मैं क्या करूंगा, लेट सपोज 2019 मेरा ईयर एंड है, मैं लाइबिलिटी साइड पे अगर कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है तो वहां पे आ रहा है लेट सपोज सर कोई 40 मिलियन। मैं बोलूंगा इस 40 मिलियन का ना शेड्यूल दे दो, मतलब ब्रेकअप दे दो, आपने किस किस से लोन लिया हुआ है। लेट सपोज उन्होंने बोला हमने सर एमसीबी बैंक से लिया हुआ है, हमने यूबीएल से लिया हुआ है, ठीक है सर। उसके अलावा 2-3 और बंदे थे जो बैंक नहीं थे, जो कि उन्होंने उनसे लिया हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं बोलूंगा देखो, मैं बोलूंगा कि 2018 में क्या ये आपने इनसे लोन लिया हुआ था, तो 2018 का भी पता चल जाएगा मुझे, 2018 में क्या एमसीबी से लोन लिया हुआ था, यूबीएल से लोन लिया हुआ था, या मिस्टर ए एंड बी से लोन लिया हुआ था कि नहीं लिया हुआ था। और मैं क्या करूंगा, जो ये मुझे शेड्यूल देंगे ना कि एमसीबी से इतने अमाउंट का लिया हुआ है सर, लेट्स ओवर 15 मिलियन का लिया हुआ है सर, यूबीएल से 10 मिलियन का लिया हुआ है, और ए से लिया हुआ है 10 मिलियन का, और सर बी से 5 मिलियन का, तो ये टोटल हो गया 40 मिलियन। मैं इसको ना इस ब्रेकअप के सम को, इस शेड्यूल के सम को मैच कर लूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मैं क्या चेक करूंगा कि 2018 में भी क्या इनसे लोन लिया हुआ था, बिल्कुल सर वो बन गया ओपनिंग। मैं चेक करूंगा क्या उनसे इस साल कोई मजीद लोन लिया हुआ है, इनसे अगर मजीद लोन लिया हुआ है तो वो भी मैं चेक कर लूंगा। अगर इनको इस साल कोई पेमेंट भी की होगी तो पेमेंट किस फॉर्म में की होगी, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। तो मैं सर बैंक स्टेटमेंट से चेक कर लूंगा कि क्या वो पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। अगर कोई इन्होंने नया लोन लिया है तो वो भी बैंक स्टेटमेंट से चेक कर लूंगा क्या वो रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो इससे मुझे क्लोजिंग पता चल जाता है, क्योंकि ओपनिंग लोन में, ओपनिंग मतलब 2018 का लोन जो कि 2019 में ओपनिंग बना होगा, ये 2019 का क्लोजिंग कैसे बना होगा सर, 2018 के क्लोजिंग में मतलब ओपनिंग में अगर कोई लोन नया आपने लिया है तो वो ऐड होगा, अगर कोई आपने पे किया है तो वो लेस होगा, बाकी जो बचेगा सर वो क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। सर अगर आपने कोई लोन लिया होगा, ठीक है ना सर, अगर आपने कोई लोन लिया होगा तो उसकी सर आपने अप्रूवल की करवाई होगी अपने सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से या किसी से भी। अगर आपने लोन लिया होगा तो सर कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, उसके अंदर हो सकता है आपने कोई मॉर्गेज की हो, उन्होंने सामने वाली पार्टी ने अपनी सिक्योरिटी रखने के लिए कोई मॉर्गेज की हो, कोई चार्ज की हो, कोई प्लेज रखवाई हो, तो वो आप देख लेंगे। तो ये कहाँ से पता लगेगा सर, एग्रीमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट से जो लोन दिया गया है। सर जरूर उन्होंने आपको लोन दिया होगा तो इंटरेस्ट की पेमेंट डिटरमाइन हुई होगी, रेट डिटरमाइंड हुआ होगा, आप चेक कर लोगे क्या इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही, प्रिंसिपल रीपेमेंट टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही, और इंटरेस्ट एक्सपेंस सही से सर पीएनएल में जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि पीएनएल डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। सर उसके अलावा आप ये चेक करोगे कि सर अब ये जो ईयर एंड पे सर जो पड़ा हुआ है बैलेंस, जो कि कंफर्मेशन वाला, और जो कि सर लोन लोन वाला जो बोरिंग वाला है, ये क्या रियल में एग्जिस्ट करता भी है कि क्यों नहीं करता, क्योंकि बैलेंस शीट डेटा में तो 4 अजर्शन होगी ना, एग्जिस्टेंस की अजर्शन का चेक कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा सर, मैं ना ईयर एंड
पे कंफर्मेशन भेज दूंगा सारी उन पार्टीज का जिनका इन्होंने नाम लिखा हुआ है कि इनसे हमने लोन लिया हुआ है, कि ये बताओ कि जून 30 पे इन्होंने आपको इतने बैलेंस पैसे देने हैं, तो वो बता देंगे हाँ भाई इन्होंने हमें इतने पैसे देने पे। तो इस कंफर्मेशन को क्या बोला जाता है? लेंडर कंफर्मेशन। जिन्होंने पैसे दिए हैं उनसे हम कंफर्मेशन भेज के सेंड कर रहे होते हैं। और सर सब्सिक्वेंटली भी चेक कर रहा हूँ कि क्या सब्सिक्वेंटली ईयर एंड के बाद इनको पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ये हिसाब किताब है सर। आप इनको नॉन करंट। अच्छा दूसरी चीज, जब भी लॉन्ग टर्म बोरिंग की जाती है, जब भी लोन लिया जाता है, तो इस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर भी दिया जाता है। उसको नॉन करंट और करंट लायबिलिटी में ब्रेक किया जाता है कि कौन सा लोन, जैसे लीज लायबिलिटी का शेड्यूल बनता है आईएफआरएस 16 के हिसाब से, उसी तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी का ही बनता है कि लेट सपोज 4 साल का लोन लिया है तो कितनी पेमेंट एक साल में करनी है तो नॉन करंट बन जाती है, कितनी पेमेंट एक साल से ज्यादा, कितनी पेमेंट एक साल के अंदर करनी है तो वो करंट बन जाती है, कितनी पेमेंट एक साल से ज्यादा में के बाद करनी है तो वो नॉन करंट बनती है। तो इसका ब्रेकअप डिस्क्लोजर के हिसाब से सही दिया हुआ है कि नहीं दिया गया। दूसरी चीज मैं क्या चेक करता हूं कि क्या इन्होंने कोई आप पे सर मतलब मॉर्गेज वगैरह करवाया है, तो वो भी हमें डिस्क्लोजर में दिखाना पड़ता है कि यार इन्होंने हमें लोन देते वक्त ये कंडीशन दी है, इस बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, तो अगर कोई हमने ब्रीच वगैरह किया है तो वो भी सारी बातें डिस्क्लोजर में लिखनी होती है। सर आप जल्दी से इसको रीड कर ले तो फिर हम आगे बढ़े।